Good morning, students. How are you? I hope all you will be fine and doing your study as much as possible. You could. Well, now today we are going to do your poem number 6, that is Amanda, a name of a girl. Poet of this poem, Robin Klein, and she is an Australian writer. And she has particularly written a lot for children. Most of the जो work रहा है रॉबिन क्लेन का, who was born in 1936 and still alive, कि उसका जो काम है वो बच्चों को लेकर के जो है उसने लिखा है, चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर के पर्टिकुलरली कि जो बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी किस तरह से होती है, किस तरह से उनका बिहेवियर होता है, एंड समटाइम्स हाउ डू दे थिंक देयर पेरेंट्स और द एल्डर वंस दे ट्राई टू इंस्ट्रक्ट देम और दे ट्राई टू गाइड देम एट एवरी स्टेप. तो ये जो है यहाँ पोएम अमांडा, ये भी बिल्कुल कुछ इसी तरह की है. एंड दिस पोएम इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग. ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. मोनोलॉग इज दैट फॉर्म ऑफ पोएम वेयर देयर इज ओनली वन स्पीकर एंड अ साइलेंट लिसनर और फॉक इज फेल्ट. ऐसा माना जाता है मोनोलॉग में कि जो बोलने वाला है वो एक सिंगल है, सिंगल स्पीकर है, और साइलेंट लिसनर, वो सिंगुलर प्लूरल जो भी हो सकता है, कि साइलेंट लिसनर्स हैं. और यहाँ भी इस पोएम में कुछ ऐसा ही है कि एक सिंगल स्पीकर है, एंड दैट्स व्हाई इज इन कैटेगरी ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. वेल, बिफोर वी स्टार्ट डूइंग दिस पोएम, वी स्टार्ट रीडिंग दिस पोएम, rhyme scheme of this poem that I would like to discuss with you. Paragraph, stanza number 1, that has 4 lines, and rhyme scheme is A A B A. Stanza number 2, and that has been put in brackets. 3 lines are there, and after every stanza, 3 line stanza is there that has been put in bracket. This is with a different rhyme scheme. C C C. Again, then third stanza A A D A. Fourth one E E E. Then G G, and the last one A A H E. So ये आपकी इसकी राइम स्कीम है. You can go through it and you will be able to understand it in a better way. कि आप जैसे पोएम पढ़ेंगे, जो साउंड्स हैं, इन साउंड्स हैं, with the help of that you will be able to identify कि that this is the rhyme scheme that has been given here. Well, now come to the poem Amanda. This poem, it tells about a child psychology. कि एक बच्चे की साइकोलॉजी, उसके मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक बच्चा जैसे किसी भी काम के लिए बार बार उसे समझाने की कोशिश की जाती है, उसे इंटरफेयर किया जाता है, उसे डांटा जाता है, तो बच्चा जो है किस तरह से रिएक्ट करता है, या कई बार रिएक्ट नहीं भी करता है, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग एक्चुअली ही और शी हैज, कि किस तरह की उसकी अपनी बच्चे की सोच होती है कि मुझे जो है बार बार टोका जा रहा है, मुझे बार बार इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, फिर तुम ये कर रहे हो, तुम्हें मना किया गया है, तुम्हें कितनी बार मना किया इस चीज़ को करने के लिए. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग हैज बीन टोल्ड हियर थ्रू दिस सिंपल पोएम. वेल, लेट अस स्टार्ट. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. कि यहाँ जो स्पीकर है, that she might be her mother or any other elderly woman, कि जो उसे बता रही है उस लड़की को, अमांडा को, कि अपने नेल्स को बाइट ना करें. जिस तरह से जो बच्चे आदत होती है कई बार कि अपने नाखूनों को जो है वो बाइट करने लगते हैं, तो शी माइट बी इन दैट हैबिट. तो उसे मना किया जा रहा है कि अमांडा ऐसा ना करें, अपने शोल्डर्स को वो झुका करके ना रखे, या जिस तरह से वो झुक करके मुड़ करके बैठी हुई है, कि समटाइम्स दैट इन वेरी लेजीनेस मैनर वी यूज टू से, कि हम बैठते हैं तो इस तरह से शायद वो लड़की भी जो है झुक करके और एक बड़े से कैजुअल वे में बैठी हुई है, तो उसे मना किया जा रहा है कि वो सीधी होकर के बैठे, अटेंटिव होकर के बैठे, उसे इस तरह से ऐसे नहीं करना चाहिए. तो ये जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं, यहाँ जो स्पीकर है वो इस लड़की को हर एक चीज़ करने के लिए, यानी यहाँ जो चीज़ें बताई गई उन सारी बातों के लिए मना किया जा रहा है, उसे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि वो अपने नेल्स को भी बाइट ना करे, वो अपने कंधों को झुका करके ना रखे, वो झुक करके ना बैठे, उसे सीधा बैठना चाहिए. एंड आफ्टर दिस स्टेंजा, इन द सेकेंड वन, 3 lines are there, and these 3 lines are put in bracket. और ये लाइनें जो ब्रैकेट में रखी गई
हैं, इसका जो रीजन है दैट इज कि ये स्पीकर का पार्ट नहीं है एंड इवन द स्पीकर इज नॉट गेटिंग एनी आंसर, कि जो स्पीकर है उसे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज अ मोनोलॉग, और जो मोनोलॉग है वहां साइलेंट लिसनर एक्सपेक्ट किया जाता है, तो यहां भी कुछ वैसा ही है। लेकिन उस समय वो बच्ची वास्तव में किस तरह से कैसा फील कर रही है या उसका आंसर कैसे क्या कुछ हो सकता है, वो चीजें यहां बताने की कोशिश की है पोइट ने। देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कि उसके बाद जो है बात की जा रही है कि एक एमरल्ड सी बहुत विशालकाय जो समुद्र है और वहां एकमात्र इनहेबिटेंट अगर वहां कोई जीव है तो ये जो लड़की है अमांडा, वो अपने आप को मानती है कि वो एक मरमेड है। मरमेड दैट इज अ कैरेक्टर फ्रॉम मिथ, ये जो रिलीजियस स्टोरीज वगैरह होती हैं और चीजें होती हैं, इस तरह से जो है मरमेड एक वो कैरेक्टर है। फेयरी टेल्स वगैरह में यूज किया जाता है, यानी कि जहाँ एक जिसे हम जलपरी कहते हैं तो मरमेड वो है, यानी कि उसकी जो ऊपर का बॉडी पार्ट है दैट इज ऑफ अ गर्ल वुमेन, और जो नीचे का लेग्स वाला जो पार्ट है जिस तरह से फिश की टेल होती है उस तरह से उसका जो है वो बॉडी पार्ट है। तो लड़की इमेजिन कर रही है कि काश वो एक मरमेड होती और बड़ी आराम से अपने उस समुद्र में एमरल्ड सी में जो है धीरे धीरे जो है वो चहलकदमी कर रही होती, अपना एंजॉय कर रही होती, वहाँ यहाँ वहाँ टहलते हुए, जिस तरह से भी फेयरी टेल्स में जो है उनको डिस्क्राइब किया जाता है। तो उस बच्ची ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, तो वो भी बिल्कुल उसी तरह से इमेजिन करती है कि उसका जीवन भी कुछ वैसा ही होता है, यानी कि उसके आसपास दूसरा कोई कुछ कहने वाला ना होता। इट मीन्स यहाँ ये क्लियरली बताने की कोशिश की गई है पोइट के द्वारा कि जो बच्ची है वो उसको बार बार जो रोका जा रहा है, उसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वो उस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। Then stanza number 3, again by the speaker. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. ऊपर वाले फर्स्ट स्टेंजा में वहां डोंट के साथ बात की गई थी, और यहां जो है क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं कि अमांडा क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया, क्या तुमने अपना रूम साफ किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें जो है अपने शूज वगैरह को क्लीन करने के लिए कहा था। इट मीन्स कि शायद वो भी नहीं किए गए हैं। तो यहाँ जो है वो थर्ड क्वेश्चन उसको इनडायरेक्टली इस तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ वो अगेन इन स्टेंजा 4 द इमेजिनेशन ऑफ दैट गर्ल, कि वो लड़की अब क्या इमेजिन करती है, और इस तरह की बातें सुन करके और जो उससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन चीजों को लेकर के कि आई एम एन ऑर्फन roaming the street, I patterns of dust with my hushed bare fate, the silence is golden, the freedom is sweet। क्या वो लड़की अपने आप को इमेजिन करती है कि वो एक ऑर्फन है, एक अनाथ है, कोई नहीं है जिसका इस वर्ल्ड में, और कोई नहीं है तो इट मीन्स कि कोई उसको टोकने वाला, कोई कुछ कहने वाला, उसको बार बार हर बात के लिए इंस्ट्रक्ट करने वाला, निर्देश देने वाला कोई नहीं है, कि वो स्ट्रीट में यहाँ वहाँ रोम करते हुए, घूमते फिरते हुए, बेयर फिट, नंगे पाँव। अब नंगे पाँव है तो जिस तरह से वो धीरे धीरे फिर चलेगी, डस्ट वगैरह है, अपने पैरों से जो है वो अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनाते हुए बच्चा जिस तरह से खेलते हुए और बड़े लिजरली वे में आनंददायक तरीके से धीरे धीरे मूव करता है, तो बिल्कुल उसी तरह से जो है वो डस्ट वगैरह के साथ अपने पैरों से जो है पैटर्न्स वगैरह क्रिएट करते हुए चलते। और यहाँ द साइलेंस इज गोल्डन metaphor, literary device metaphor that has been used here. In this, I am an orphan, that is also metaphor. The silence is golden, that is also metaphor. And it is a very common saying that we listen most of the time, the silence is golden. यानी कि किसी तरह का भी शोर सरापा ना होना या किसी बात के लिए बहुत ज्यादा ना बोलना, शांत रहना भी अपने आप में सर्वोत्तम है। तो ऐसा ही वो बच्ची भी मानती है कि उसकी लाइफ में वो जो साइलेंस चाहती है, जो शांति चाहती है, उससे बढ़कर के दूसरी कोई चीज नहीं है। द फ्रीडम इज स्वीट,
यानी कि उसे जो फ्रीडम चाहिए, जो एक बच्चा जिस फ्रीडम को एक्सपेक्ट करता है कि उसे हर बात के लिए टोका टाकी करने वाला, हर बात के लिए सलाह देने वाला कोई ना हो, वो चीज उसे बेहद प्यारी लगती है। नथिंग एल्स इज गुड फॉर अ चाइल्ड। देन द नेक्स्ट स्टैंजा, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda. कि फिर उसी तरह की मनाई चीज़ों की ये लेकर के कि चॉकलेट्स ना खाए, और उस चीज़ को लेकर के उसे अवेयर किया जाता है, बताया जाता है अमांडा को कि वो अपने एक्ने जो पिंपल्स वगैरह उस चॉकलेट को खाने से जो स्किन प्रॉब्लम उसके साथ होती है वो उस बात को याद करे। तो इसलिए जो है उसे चॉकलेट्स को अवॉइड करना चाहिए कि वो ऐसा ना करे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा। तो ये जो स्पीकर है, शी वांट्स हर अटेंशन, कि जिस समय वो उसे बोल रही है, उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, तो स्पीकर चाहती है कि वो लड़की उसकी तरफ अपनी अटेंशन पे करे, उसकी तरफ ध्यान दे, उसकी तरफ वो देखे, रिएक्ट करे, कि स्पीकर को ये लगे कि वास्तव में मेरी बातों को सुना जा रहा है, उसे समझ भी आ रही है, या स्पीकर वैसे ही कहे चला जा रहा है और लिसनर जो है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Then next, again one more imagination from the child side. बच्चे की तरफ से एक और imagination है। I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and clear. I will certainly never let down my bright hair. I am Rapunzel. ये एक और कैरेक्टर इमेजिन, यानी लास्ट जहां जो इमेजिनेशन थी वहां जो बच्ची है वो अपने आप को इमेजिन करती है एक ऑर्फन के रूप में, एक अनाथ के रूप में। यहाँ वो अपने आप को इमेजिन करती है एक रैपुंजल, एक कैरेक्टर है, ये जर्मन जो फॉक टेल्स हैं उनमें एक कैरेक्टर पाया जाता है जो एक हाई टावर में और अकेले रहती है। तो उसको लेकर के यहाँ कुछ इमेजिनेशन इस बच्ची की उस फॉक टेल की तरह से है कि ये जो है रैपुंजल की तरह से है। और आई हैव नॉट ए केयर लाइफ इन ए टावर, यानी कि जहाँ ये रह रही है वहाँ इसको केयर करने वाला या इसको कोई कुछ कहने वाला कोई भी नहीं है। तो जो लाइफ है उस टावर में, उस बिल्डिंग में, उस हाई टावर में, दैट इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, वेरी काम एंड क्वाइट, शांत, किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, एंड रियल, और एक इस तरह का जीवन जो हर आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता या हर आदमी को इस तरह का जीवन नहीं मिलता। तो कहती है आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर। तो ये जो बच्ची है उसके जो हेयर्स हैं वो ब्राइट हेयर्स हैं, काफ़ी चमकीले हैं, अच्छे हैं, सुनहरे बाल हैं उसके। तो कहती कि मैं अपने ब्राइट हेयर्स को जो है कभी भी लूज नहीं करूँगी, इन्हें नहीं गिरने दूंगी, इन बालों को नहीं खोऊंगी, यानी कि उनकी वो केयर करेगी और उन बालों को जो है वो इसी तरह से संभाल करके रखेगी, वो हमेशा चमकते रहेंगे। Then the last stage of this poem, again by the speaker, stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. और उसे कहा जाता है कि वो सल्क करना बंद करे। सल्किंग एट वंस इट मींस इरिटेट होना, यानी कि जिस तरह से हम कई बार किसी की बातें सुन करके कि बार बार हमें समझाने की कोशिश की जाती है, डांटा जाता है, तो वी स्टार्ट इरिटेटिंग, गेटिंग इरिटेटेड। तो यहाँ उस बच्ची के साथ कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उसे फिर मना किया जा रहा है कि अमांडा इरिटेट होना बंद करो, स्टॉप करो इस हरकत को। अब तुम हमेशा मूडी, यानी कि तुम्हारा जब मूड करता है तुम किसी काम को करती हो, नहीं करता है नहीं करती, यानी कि तुम्हारा कोई भी एक फिक्स पैटर्न नहीं है किसी चीज को लेकर के, कि तुम्हें जैसे अच्छा लगता है तुम वैसे ही करना पसंद करती हो। और मैं जिस तरह से तुम्हें टोकती हूँ, कहती हूँ, उसको सुन करके कोई भी ये सोचेगा कि मैं हमेशा ही तुम्हें डांटती रहती हूँ, टोकती रहती हूँ। तो इट मीन्स कि यहाँ स्पीकर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसका भी बार बार जो कहना है, बोलना है, वो दूसरे व्यक्ति को गलत लग सकता है कि शायद इस बच्ची को जरूरत से ज्यादा कहा जा रहा है, उसे जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उसकी हर एक एक्टिविटी को जो है गाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज को जो है स्पीकर वो समझती है और इस लास्ट स्टेंजा में वही बात बताने की कोशिश करती है। और यहाँ ये जो बात की जा रही है, इट इज नॉट पर्टिकुलरली फॉर दिस गर्ल, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट and that most of us do feel so in our life.
कि कहीं ना कहीं हम भी अपने जीवन में जो है इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की बातों को जो है फील करते हैं, समझते हैं। और अगर हम इस पोएम के मॉरल की बात करते हैं तो दैट इज वेरी क्लियर कि दैट ए चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड अ लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम, spontaneity, that he could have his own thinking, he could be able to decide what's wrong or what's right for him or her, कि हर स्टेप के ऊपर हम जो है उन्हें कहें और हर स्टेप के ऊपर उन्हें गलत बताया जाए या उनकी उस फ्रीडम को कर्टेन करने की कोशिश की जाए, दैट इज नॉट राइट बाय वेल इट्स ऑल अबाउट हियर दिस पोएम. नाउ टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइस that we have come across to this poem. The first one, the very same alliteration, very common poetic device. Even in our earlier poems we have done it. Alliteration, the repetition of again and again the words. And for this, you can take the example of this, the last stanza. Stop that sulking at once, Amanda. Stop as then sulking s. तो जो इनिशियल साउंड है दैट इज सेम, तो वो आपका जो है एलिट्रेशन है. एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ दिस एलिट्रेशन की द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड पर्टिकुलरली एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ एलिट्रेशन. तो दिस पोएम हैज दिस पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन. यू विल फाइंड मोर एग्जांपल्स देयर. देन द सेकंड पोएटिक डिवाइस दैट इज मेटाफर, where the comparison has been made. The first one example that I have already told you, but again I am telling, orphan, where the girl she considers herself an orphan, कि अपने आप को एक ऑर्फन, एक अनाथ मानती है. वो जो एक कंपैरिजन किया गया है that is in this category of metaphor. Silence is golden, this is also, it is also in this. The freedom is sweet, that is also so. तो ये जो तीन एग्जाम्पल हैं, साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, आई एम एन ऑफर, ऑल दीज आर इन कैटेगरी ऑफ दिस मेटाफर, पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस. देन कम टू द एल्यूजन. एल्यूजन, दिस इज द पोएटिक डिवाइस दैट हैज बीन यूज्ड हियर इन योर पोएम फर्स्ट टाइम. एल्यूजन, इट इज अ रेफरेंस टू a thing, person or places from religion, history, myth, लिटरेचर. यानी कि कोई भी इस तरह का कैरेक्टर, कोई इस तरह का पर्सन जो हम कहीं किसी हिस्ट्री से, मिथ से, लिटरेचर से, रिलीजन से, इस तरह से कहीं से भी हम जो कोई कैरेक्टर लेते हैं वो आपका इस एल्यूजन की कैटेगरी में आता है. तो यहाँ हमारे पास दो आए हैं. द वन इज मरमेड, जिसे जलपरी कहा जाता है, कि जब वो लड़की अपने आप में मानती है कि वो एक मरमेड है, जलपरी है और एक विशाल का एमरल्ड सी में जो है वहां की अकेली और बड़े मजे करती हुई यहाँ वहां जो है इंजॉय करती हुई. तो ये जो मरमेड है दैट इज ए कैरेक्टर फ्रॉम मिथ. वैकुंजा, ऑलरेडी टोल्ड कि ये फॉकटेल कैरेक्टर एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम द जर्मन फॉकटेल्स, कि जो जर्मन फॉकटेल्स हैं उनसे लिया गया एक कैरेक्टर है जो एक हाई टावर में अकेले रहती है. तो यहाँ ये जो लड़की है वो भी अपने आप को एक इसी तरह की बिल्डिंग में, एक हाई टावर में जो है एक अकेला एकांत जीवन जो है वो इमेजिन करती है कि उसकी तरह से उसका जीवन हो, जहां उसे कोई भी कुछ कहने वाला, टोकने वाला ना हो. वो अपनी फ्रीडम के साथ, अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो अपना जीवन जी सके. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम अमांडा. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड. एंड इवन समटाइम्स it must be understood by the parents as well as by the elders that the freedom, imagination, creativity, spontaneity of a child must be respected. That's all for this poem. Thanks.